तो बेटा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने के बाद व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो लिखिएगा इन अ रिवर्सिबल, ये हेडिंग डालिए या क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन बना लीजिए व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम या डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। ओ हेयर स्टाइल इधर ध्यान दे। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम या डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए बेटा इन अ रिवर्सिबल सिस्टम या रिवर्सिबल रिएक्शन, इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या बेटा, जो रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्रोसीड हो रही है, रिएक्टेंट टू दोज रिएक्शन विच प्रोसीड टुवर्ड्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट प्रोसीड हो रही कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये बेटा इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल to the rate of backward reaction, तो बेटा ये अच्छे से याद रखिएगा कि व्हेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल भी साइलेंट रहना बेटा उधर, तो मैं अभी ये सब बंद करूंगा और शुरू हो जाऊंगा। व्हेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा अगर जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में यदि कन्वर्ट हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, तब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों की रेट सेम है। तो बेटा इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज्ड, इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज्ड। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट फॉरवर्ड चलने पर, रिएक्टेंट फॉर्मेशन की रेट बैकवर्ड चलने पर, दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, तो उस सिस्टम में, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। और याद रखना हमारे नेचर में अगर कोई भी रिएक्शन हो, अगर वो रिवर्सिबल है तो कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आएगा बेटा उसकी लाइफ में, उस रिएक्शन की लाइफ में, जब वो किस फॉर्म में आएगी, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगी। हर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी ना कभी किस फॉर्म में आना है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आने वाली है। इस बात को नोट करके रख लो। आ रहा है समझ में। तो बेटा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे दे रहा हूं बेटा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस पर। देखिए बेटा एक बात सुन लो, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान देना, पहले अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। रेट ऑफ रिएक्शन proportional to the concentration of reactant, proportional to क्या बेटा, अच्छा इनिशियल कंडीशन में क्या होता है बेटा, आपके पास केवल रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, तो इनिशियल कंडीशन में केवल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अधिक है। जैसे जैसे बेटा टाइम पास होगा, क्या होगा, टाइम पास होगा तो रिएक्टेंट काहे में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्लोली क्या होगा, रिड्यूस होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मेरी बात को समझो, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे बेटा टाइम बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, अरे कम होगी कि बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम होगी, और किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो फिर
नई रिएक्शन स्टार्ट होगी, कौन सी बेटा? बैकवर्ड। तो देखो स्टार्टिंग में, इनिशियल में जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट अकॉर्डिंग टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, धीरे धीरे कम होगी। और किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन की रेट स्लोली स्लोली क्या होगी? बढ़ेगी। तो बेटा जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में किसकी रेट ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे अब वो क्या होगी? कम। और किसकी रेट बढ़ेगी? किसकी रेट बढ़ेगी? बैकवर्ड की। बैकवर्ड की रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ना भाई। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मायने रखेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले इसकी रेट ज़्यादा होती है, धीरे धीरे ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कम होगी, और किसकी रेट बढ़ेगी बेटा? और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, अरे आएगा ना। स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू टाइम मैं क्या चेक कर रहा हूं? रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू टाइम मैं क्या चेक कर रहा हूं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो धीरे धीरे बेटा यह है रिएक्टेंट, या मैं आप कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं, चलो कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बेटा? टी इक्वल टू जीरो पर। टी इक्वल टू जीरो का मतलब होता है अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो टी इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? जीरो। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट की पोजीशन दे रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, समय बढ़ने के अनुसार प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मैं ये तो कॉन्सेंट्रेशन की बात किया बेटा, मैं रेट की बात कर रहा हूं। यह है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, और ये बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आर है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? पी। समझ में आ रहा है ना? तो जब समय बढ़ेगा बेटा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? रिड्यूस। और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? इंक्रीज। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां दोनों रेट क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा आप? इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम फेज कहलाएगी। कब आप इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज होगी? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ, समय बढ़ने के साथ कौन सी रेट कम होगी बेटा? फॉरवर्ड। और कौन सी रेट बढ़ेगी? और एक टाइमिंग ऐसा आएगा कि दोनों रेट सेम हो गए। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा? इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। एक कम होकर और ये बढ़कर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज होगी। समझ में आया? कंफर्म? चलो छापो उसको। ये डेफिनेशन के बाद इसको छाप। बेटा ये वाला पॉइंट टी इक्वल टू जीरो है। समझ में आया ना? टी इक्वल टू जीरो पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? जीरो। धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी बेटा? कम होगी। आ रहा है समझ में?
सपोज ये रिएक्शन है बेटा, ए कन्वर्ट इनटू बी, आफ्टर सम टाइम बी कन्वर्ट इनटू ए। स्टार्टिंग में ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी, और आफ्टर सम टाइम बी कन्वर्ट हो रहा है ए में। अगर किसी समय पे दोनों के कन्वर्सन की रेट क्या हो गई, इक्वल, तो आप बोलेंगे क्या स्टेबलाइज हो गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की यही डेफिनेशन है बेटा, व्हेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सच फेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फेज। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेटा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं हम लोग ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, साइड हेडिंग डालो, हर एक पॉइंट एमसीक्यू बनाया यहां। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आएगी तो उसके क्या क्या कैरेक्टर होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, वो देख लो। समझ में आ रहा है ना? समझो इधर। तो बेटा इन दिस रिएक्शन ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। तो बेटा जो इक्विलिब्रियम फेज है, आ रहा है समझ में, उसमें ए का बी में कन्वर्सन, द रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए इंटू बी एंड द रेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ बी इंटू ए ऑलवेज क्या होगा बेटा, इक्वल। तो डेफिनेशन में ही आ गया है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट लिखेंगे, बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर बेटा रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फेज, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिख रहे हो, इक्विलिब्रियम फेज इंडिपेंडेंट हर चीज को समझेंगे हम लोग। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन सी बेटा, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी। कॉन्सेंट्रेशन देखो बेटा ये थ्री फैक्टर्स है जो जनरल वे में रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। कौन से? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। प्रेशर किसका, जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है उस वेसल का प्रेशर। वॉल्यूम किसका, जिस वेसल में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन जनरली क्लोज वेसल में कंप्लीट होती है। किसमें बेटा? अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान देना, अगर टेम्परेचर क्या है, तो बेटा अगर आप इस रिएक्शन को छेड़ रहे हो, किससे छेड़ रहे हो, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके, कम करके या ज़्यादा करके, प्रेशर में चेंज करके, कम करके या ज़्यादा करके, वॉल्यूम में चेंज करके, कम करके या ज़्यादा करके, तो बेटा इक्विलिब्रियम फेज डिस्टर्ब नहीं होता। कब? जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। केवल टेम्परेचर की औकात है बेटा कि इक्विलिब्रियम फेज को परमानेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। केवल कौन? बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर के लिए उसमें डेविएशन लाएंगे। किसमें? इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टेबलाइज हो जाता है। इस बात को याद रखना। यहां का हर एक पॉइंट कंपटीशन एग्जाम में जो भी कैरेक्टर लिखोगे आप किसके, इक्विलिब्रियम फेज। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में स्टेबलाइज हो गई है तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या वॉल्यूम में कोई भी चेंज करो, इक्विलिब्रियम फेज जनरली डिस्टर्ब नहीं होती। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे जब ली चेटलियर लॉ पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल कैरेक्टर लिखना है। समझ में आ रहा है? पहला कैरेक्टर समझ में आया? मीन्स बेटा नंबर सेकेंड पॉइंट में लिखना, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम फेज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम फेज केवल किस पर डिपेंड करेगी?
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो तो इक्विलिब्रियम फेज जनरली डिस्टर्ब नहीं होती। इन सबको प्रूफ करना है, टेंशन मत लो, प्रूफ करके बताऊंगा मैं। वेट एंड वॉच, पहले लिख लो चुपचाप। समझ में आ रहा है? ठीक। अब ना मैं अगली चीज बता रहा हूं। एक बार कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे यहां। एक बार इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन जो फैक्टर्स है वो इक्विलिब्रियम फेज को डिस्टर्ब कब? जब टेम्परेचर क्या हो? परमानेंटली इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन करेगा? टेम्परेचर ही करेगा। ये बात समझ में आई? आगे ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा मैं जहां ये चीज प्रूफ होगी। आ रहा है समझ में? दूसरी बात बेटा समझना, अगर एक बार इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज हो गई है इन रिवर्सिबल रिएक्शन तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट, ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। क्या आने पर? इक्विलिब्रियम आने पर। लिखना सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ना बेटा, एट इक्विलिब्रियम फेज इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं एमसीक्यू में। एट इक्विलिब्रियम फेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant and product always constant for long time at equilibrium phase। क्या? concentration means quantity, मान लो concentration means quantity किसकी? reactant और product की लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, कोई चेंजेस अब उसमें नहीं होगा बेटा। नहीं आया समझ में? क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि जिस रेट से ए बी में चेंज हो रहा है उसी रेट से बी, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका, अगर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया आफ्टर 1 मिनट, मान लो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आफ्टर 1 मिनट, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आफ्टर, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया है और आफ्टर 1 मिनट इसका बेटा 0.2 मोल कॉन्सेंट्रेशन है पर लीटर और इसका 0.3 मोल पर लीटर है फॉर एग्जांपल, तो आफ्टर 1 मिनट लॉन्ग टाइम तक ये भी 0.3 मोल को मेंटेन करेगा और ये भी 0.2 मोल को मेंटेन करेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ आपको कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद, ध्यान देना, मैं आपको ये नहीं लिखवा रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। ऐसा लिखवाया क्या मैंने? मैंने क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद दोनों के कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ बहुत से सेम रहेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसका 0.3 है और इसका क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे काउंट करते हैं बस आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो लॉन्ग टाइम तक अब यही रहेगा, उसमें अब कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये तीसरा कैरेक्टर है किसका? इक्विलिब्रियम फेज का थर्ड कैरेक्टर है ये। आ रहा है समझ में? अब इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर लिखा रहा हूं। हर एक कैरेक्टर आपके लिए जान है, बता रहा हूं। इधर समझो बेटा, ये बात अभी सब प्रूफ करेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो अगर आप इस रिएक्शन को छेड़ रहे हो, प्रेशर से छेड़ रहे हो कम या ज्यादा करके, वॉल्यूम से छेड़ रहे हो या कॉन्सेंट्रेशन से, तो इसका इक्विलिब्रियम फेज अब डिस्टर्ब नहीं होता। आ रहा है समझ में? थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन फिर से रीस्टेबलाइज हो जाता है। परमानेंटली इक्विलिब्रियम को चेंज कौन करेगा? टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? बेटे जो इक्विलिब्रियम फेज है, ये ऊपर मुंडी कर बच्ची, ये जो इक्विलिब्रियम फेज है छोटी, इधर ध्यान दे, ये ऐसा लग रहा है बेटे रिएक्शन देखो इंटरनली वो फॉरवर्ड भी चल रही है और
लेकिन आपको देखने से ऐसा लगेगा कि नॉन स्टैटिक स्टैटिक है, स्थिर है ऐसा लगेगा। सॉरी क्या लगेगा बेटा? स्टैटिक है ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल वो इंटरनली क्या है? डायनामिक है। लगेगा आपको देखने से कि रिएक्शन चल ही नहीं रही है, स्टैटिक लगेगी। क्या बेटा? लगेगी स्टैटिक, लेकिन एक्चुअल वो स्टैटिक स्टैटिक क्यों लगेगी? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, तो आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब आप इंटरनली चेक करोगे तो देखोगे यार ये तो डायनामिक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। बेटा इक्विलिब्रियम फेज अपीयर स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स स्थिर दिखाई देती है, अपीयर स्टैटिक। स्टैटिक क्यों लगी, क्यों दिखेगी, क्यों प्रतीत होगी बेटा आपको? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू था। तो आप बोलेंगे यार कोई रिजल्टेंट चेंज नहीं मिल रहा है यहां, लेकिन इंटरनली वो कैसी है? डायनामिक। वो चल रही है, फॉरवर्ड भी चल रही है और, लेकिन आपको स्टैटिक दिखाई देगी। तो स्टैटिक दिखाई देना फॉल्स है, झूठा है। एक्चुअल क्या है? डायनामिक। बट एक्चुअली इंटरनली इज डायनामिक, बट एक्चुअली इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। ऐसे लिखो, डायनामिक शब्द को अंडरलाइन कर देना वहां। बट एक्चुअली या इंटरनली इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। पीछे बात नहीं करेंगे बॉयस, और जिसका मूड नहीं है ना वो नहीं आना इधर। इंटरनली इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। हाउ मेनी पॉइंट काउंट किए बेटा? चलिए ठीक। केवल इक्विलिब्रियम को परमानेंटली चेंज कौन कर सकता है बेटा? इस बात को याद रखिए। ये सब प्रूफ करने वाले लिए चेट क्लियर ला में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, सब बहुत सारी चीज है। और देखिए ये ऐसा चैप्टर नहीं कि अगर आप केवल बॉडी लेके बैठे हो तो आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, कोई गारंटी नहीं है। बॉडी के साथ माइंड लेके बैठना, तब जाके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो इक्विलिब्रियम फेज अगर स्टेबलाइज हो गई है और आपने यहाँ कैटलिस्ट यूज कर दिए। क्या बेटा? अच्छा ये बताइए, कोई आप बहुत से व्हाट इज द कैटलिस्ट या डिफाइन कैटलिस्ट? एनीवन हाथ खड़ा करेंगे। कैटलिस्ट को डिफाइन करो, क्या होता है? खड़ा हो, बोलना। अबे तो बोलना, कुछ बोलना, कुछ आता है कैटलिस्ट के बारे में तेरे को? तो कम साउंड में चिल्लाया कर। कोई है माइकल आज जो कैटलिस्ट के बारे में बता दे यहाँ? क्यों 9th में आपने कैटलिस्ट को डिफाइन किया हो, 10th में भी शायद कहीं कैटलिस्ट को डिफाइन किया हो। बोलिए बेटा बोलिए, जैसा आता होगा बोलिए। कोई एक जन हाथ खड़ा करो जिसको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा। इनकम्प्लीट है बेटा, इनकम्प्लीट डेफिनेशन। एनी अदर? Catalysts are those foreign agent when insert in reaction change the rate of reaction, not only increase, sometimes decrease also. बेटा कैटलिस्ट ऐसे फॉरेन एजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जिनको रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करने पर वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। मे बी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रमोट भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो आपको डेफिनेशन पता है बेटा, और लगभग सभी को यही पता है कि दोज फॉरेन एजेंट विच प्रमोट द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट, द रॉन्ग। कैटलिस्ट वो फॉरेन एजेंट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, नॉट ओनली इंक्रीजेस। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो आपको कैटलिस्ट के बारे में पता नहीं है तो आपको हल्ला करने का हक भी नहीं है, क्योंकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा था मैंने। एक बच्ची ने कोशिश करी आंसर देने की, बाकी से भीड़ के हिस्से साले तुम लोग। मैंने बोला ना स्मार्ट या हीरो बनना है तो थ्योरी में बनो, ज़्यादा चिल्ला के हल्ला करके थोड़ा मुस्कुरा के हंसकर छिछोड़ापन करके मत करो।
कैटलिस्ट को डिफाइन कर लो, कहीं लिख लो ऊपर एक्स्ट्रा में पैराग्राफ पे। कैटलिस्ट आर दोज फॉरेन एजेंट, कहीं भी एक्स्ट्रा में लिख ले बेटा। कैटलिस्ट आर दोज फॉरेन एजेंट, कैटलिस्ट आर दोज फॉरेन एजेंट। ये बड़ा एजेंट क्यों बोला? ये केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकते हैं। कैटलिस्ट आर दोज, बोलो, व्हेन इंट्रोड्यूस इन रिएक्शन, व्हेन इंट्रोड्यूस इन रिएक्शन, जब रिएक्शन में क्या करोगे बेटा? इंट्रोड्यूस करोगे, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं बेटा ये लोग। मे बी इंक्रीजेज आर डिक्रीजेस, नॉट ओनली इंक्रीज। ओके, अब देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो कैटलिस्ट से रिलेटेड है। बेटा एक रिएक्शन है A+B, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, और मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है। किस फेज में? जिसमें A+B के डिसअपीरेंस की रेट C+D के अपीरेंस की रेट या C+D के डिसअपीरेंस की रेट A+B के अपीरेंस की रेट के इक्वल हो जाना, यही इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? जिस रेट से A+B बन रहा है उसी रेट से C+D बनने लगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर बेटा अगर आपने यहां कैटलिस्ट यूज किए, क्या बेटा? कैटलिस्ट जो होते हैं बेटा, दे आर टू टाइप कैटलिस्ट, दो टाइप के होते हैं बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। अगर आपने सपोज पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किए, तो बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, उसी रेट से दोनों रेट को, अगर इसको बढ़ाएगा तो बैकवर्ड को बढ़ाएगा, तो फॉरवर्ड को भी बढ़ाएगा, या फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द। अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट का यूज किए हो बेटा, तो जिस रेट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, उसी रेट से, जिस रेट से C+D के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, उसी रेट से, तो इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी स्टेबलाइज ही रहेगा ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ व्हेन catalyst introduced in equilibrium phase, when catalyst introduced in equilibrium phase, when catalyst introduced in equilibrium phase, equilibrium doesn't affected, that doesn't change लिख देना बेटा, equilibrium doesn't change। इक्विलिब्रियम में चेंजेस वाई, बोलो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन की रेट करेगा, तो इक्विलिब्रियम बना का बना रहेगा ना भाई। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और हाउ मेनी पॉइंट्स? 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, लिखना इक्विलिब्रियम ऑलवेज, इक्विलिब्रियम फेज या इक्विलिब्रियम ऑलवेज अपीयर इन क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम फेज हमेशा कहां मिलेगी बेटा आपको? क्लोज कंटेनर में। किसमें? क्लोज कंटेनर में। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और वो किस नेचर की है? रिवर्सिबल। अगर क्लोज कंटेनर में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में आएगी ही, लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है। किसमें हो रही है बेटा? अगर वो रिवर्सिबल भी है तो कोई चांस नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में आए। मेरी बात को समझ लेना, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कंप्लीट हो रही है तो इक्विलिब्रियम में जरूर आएगी, लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल ओपन एटमॉस्फेयर में हो रही है तो इक्विलिब्रियम में आएगी नहीं।
क्यों नहीं आएगी, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ स्केप चलते रहता है। क्या चलते रहता है बेटा? प्रोडक्ट स्केप होते रहता है। तो रिएक्शन या तो मोस्टली फॉरवर्ड चलेगी या मोस्टली बैकवर्ड ही चलती है। जब फॉरवर्ड की रेट बैकवर्ड की रेट की इक्वल हो जाए तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना भाई। अब जैसे बेटा फॉर एग्जांपल इन आवर नेचर, ये बेटा वाटर को बॉइल्ड कर रहे हैं आप। वाटर को क्या कर रहे हैं? तो बेटा ये आ गया वेपर फेस, ये है लिक्विड और ये क्या बेटा? वेपर। तो बेटा वाटर की सरफेस पर जिस रेट से वाटर की सरफेस पर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड आल्सो कन्वर्ट इनटू ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, एनी लिक्विड। लेकिन बेटा अगर ये वेसल ओपन है तो वेपर क्या करते जाएगी? स्केप करते जाएगी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड फिर ज्यादा चलने लगती है। आ रहा है समझ में? देखो और जाओ समझ लो। ये बेटा आइस है, ओपन एयर में आपने आइस रख दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में। ये आइस है बेटा, आइस मेल्ट होकर क्या बना रहा है? लिक्विड। और उसी टाइप से बेटा लिक्विड कन्वर्ट इनटू आइस। ये कहाँ हो रहा है? ये जो आपका आइस है ये सॉलिड है। सॉलिड की सरफेस पर लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड काय में चेंज हो रहा है? सॉलिड में। लेकिन बेटा लिक्विड आगे फिर धीरे धीरे क्या होगा? वेपर में चेंज होगा। तो ये स्केप होते रहेगा, स्केप होते रहेगा। तो रिएक्शन ज़्यादा किधर चलेगी बेटा? फॉरवर्ड चलेगी। इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो पाता। लेकिन यही पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है बेटा? क्लोज कंटेनर में। कहाँ हो रही है? तो फिर आइस के लिक्विड में चेंज होने की रेट लिक्विड में आइस के चेंज होने की रेट के क्या हो सकती है? इक्वल, क्योंकि वहाँ स्केपिंग नहीं हो रही है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्लोज वेसल में ही अपीयर होता है। किसमें बेटा? अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज वेसल में कंप्लीट हो रही है, कहाँ कंप्लीट हो रही है? तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में जरूर आएगी। तो एक बात याद रखो, हमारे नेचर में बहुत सी रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, लेकिन अगर वो ओपनली चल रही है तो इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस नहीं है। लेकिन वही रिएक्शन रिवर्सिबल कहाँ चल रही है बेटा? क्लोज कंटेनर में, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो आपने 5 to 6 प्रॉपर्टीज लिखी, किसकी भाई? इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में? तो बेटा आपने इक्विलिब्रियम समझे, न्यूमेरिकल कैसे आने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको किसी को कोई डिस्कस करना है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। परमानेंटली इक्विलिब्रियम को चेंज कौन करेगा? टेम्परेचर। अगर आप ड्रॉपर्स होते तो 2 पीरियड में तो हम आधा चैप्टर खत्म कर देते। फ्रेशर हो इसलिए हर चीज़ समझा करो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ा रहे हैं शॉर्टकट में, आँख मूंदो और चैप्टर खत्म करो, ऐसा नहीं चल रहा है। क्योंकि आपका फाइनली इन फ्यूचर लॉस हो सकता है। इसलिए आप खुद से पूछना है और बिल्कुल झिझकना नहीं है बेटा। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, बोले सर ये समझ में नहीं आया, पूछ लो, ध्यान दो। अब बात करेंगे बेटा, हम लोगों ने रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फेज के कैरेक्टर देखे। अब बेटा अभी इस चैप्टर को यहाँ हम रोक रहे हैं, मैं नहीं रोक रहा हूँ, टेक्स्ट बुक रोकती है आपकी, और वो एक नई थ्योरी पढ़ाएगी। इस नई थ्योरी को फिर इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करेंगे। किस पर बेटा? अब वो नई थ्योरी क्या है देखो, वो नई थ्योरी है बेटा एक्टिव मास लॉ। क्या बेटा? नया लॉ आपके लाइफ में आ रहा है, बोलो। हमने अभी इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल पढ़े, रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम रिएक्शन पढ़े। क्या होती है इक्विलिब्रियम? समझ में आ गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उसके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ कैरेक्टर लिखवाया। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? एक नई चीज, इस एक्टिव मास लॉ को हम लोग एक्टिव मास लॉ पढ़ेंगे, उसका इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको कहाँ यूज करेंगे? इक्विलिब्रियम पे यूज करेंगे। चैप्टर कैसा चल रहा है उसको देखना है। आ रहा है समझ में? क्या आपको सबको पता चलेगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कहाँ मिलेगी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम फेज? इरिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में? कब मिलेगी बेटा? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड।
आ रहा है समझ में? क्लोज कंटेनर में हमेशा मिलेगी, ओपन कंडीशन में बहुत कम समय तक के लिए इक्विलिब्रियम होता है, ये बोल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ठीक, अब ध्यान देना बेटा, क्या पढ़ा रहा हूं मैं बेटा? एक्चुअल जो एक्टिव मास लॉ है ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। किससे बेटा? व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? आप बताएंगे कोई कि यार एक यूनिट टाइम में किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट या प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की रेट को ही रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? तो बेटा साइंटिस्ट थे बेटा गुलबर्ड एंड वागे, यस, गुलबर्ड एंड वागे, द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इनने बेटा एक्टिव मास लॉ दिया था। एक नई थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी इक्विलिब्रियम को रोक दिए और उस पर यह थ्योरी बाद में, तो पहले इसको समझना है। तो बेटा सपोज एक रिएक्शन है बेटा, ए इज द रिएक्टेंट जो बेटा एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा एक्टिव मास लॉ के अकॉर्डिंग ए का पी में चेंज होने की रेट, ए के की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ ए। क्या बोला मैंने? ए का प्रोडक्ट में चेंज होने की द रेट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ ए। उस क्वांटिटी को बेटा ध्यान देना, उस क्वांटिटी को आप मोल पर लीटर में काउंट करेंगे। किसमें बेटा? तो बेटा एक्टिव मास लॉ पढ़ने के पहले आपको एक्टिव मास की बात कर देता हूं। पहले तो मैं एक्टिव मास क्या होता है, आपने हेडिंग डाले बेटा वाली, क्या अभी नहीं डाले? अभी आपने हेडिंग डाले तो केवल एक्टिव मास पढ़ोगे, लॉ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको तो अभी ये भी पता नहीं कि व्हाट इज द एक्टिव मास। पहले हेडिंग डालो एक्टिव मास, उसके बाद एक्टिव मास लॉ पढ़ाऊंगा मैं। अभी यहीं आ लो, एक्टिव मास लॉ में लॉ काट दो, एक्टिव मास को पढ़ो। एक्टिव मास पहले क्या काउंट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद अब क्या काउंट करेंगे? एक्टिव मास लॉ। एक्टिव मास क्या है देखो बेटा, ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इन मोल पर लीटर। ओके, कॉल्ड देयर एक्टिव मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बेटा पूरी केमिस्ट्री के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन मोल पर लीटर, कॉल्ड देयर। अब आपके दिमाग में फिर आया, क्योंकि अभी मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया हूं कि सर ये मोल क्या है। बस ध्यान दो, एक्टिव मास क्या है क्लियर हुआ? किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मोल पर लीटर में काउंट करना। किसमें बेटा? कॉल्ड एक्टिव मास। बिल्कुल ध्यान देंगे इधर। आप पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि सर ये मोल पर लीटर क्या है। ये मोल क्या है? पर लीटर तो पता है 1000 ml, ओके? अरे 1000 ml मीन्स 1 लीटर होता है ना। अब ये मोल क्या है बेटा, समझो समझो, मोल को समझ लो बेटा प्लीज। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, अब भी समझ में आएगा, बिल्कुल आप देखते रहिए।
बेटा एक सब्सटेंस है मेरे पास NaOH, क्या बेटा? NaOH सब्सटेंस है। NaOH में सोडियम का जो एटॉमिक वेट है बेटा वो 23 है, ओके। ऑक्सीजन का 16 है, ओके। क्या एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1 इजिकल टू क्या हुआ बेटा? 40। तो ये NaOH का 40 ग्राम क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। क्या है बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम है उसके एटॉमिक वेट का क्या कर दो? सम, ओके। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को काउंट करना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है उनके एटॉमिक वेट का क्या कर दो बेटा? तो यानी ये फिक्स क्वांटिटी होती है। NaOH का अगर आपको किसी ने मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो आप 40 ही बताओगे, और कुछ इसके अलावा हो सकता है क्या? उसमें सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 23। ऑक्सीजन कितना है? 16। हाइड्रोजन कितना है? 1। सबको अगर आपने ऐड किए तो क्या मिला बेटा? 40। ये व्हाट इज द 40 क्या है बोलो? मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूल है ना बेटा। तो एक मिनट, मैं आपको कुछ क्वेश्चन, मैं किसको समझा रहा हूं पहले? ये मोल को, ठीक। चलो बेटा, मैंने अच्छे समझना, NaOH का 10 ग्राम, ये कौन सा 10 ग्राम है? जो मैंने, ये डिजायरेबल वेट है। कौन सा बेटा? अरे 10 ग्राम मैंने गिन के डाला। किस में डाला? 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर में मैंने NaOH का क्या डाला बेटा? 10 ग्राम। ये 10 ग्राम कौन सा वेट है? डिजायरेबल, जो मैंने यूज किया हूं, ओके। अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक क्वेश्चन पूछा, इस एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि 1 लीटर वाटर में आपने NaOH का कितना वेट डाले? बोलो बोलो। 10 ग्राम डाले भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। मैंने 10 ग्राम NaOH डाला। मैंने पूछा कि यार देखो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, अब एक बहुत ही घटिया टाइप का और एक थोड़ा स्टैंडर्ड वाला, कि बेटा इस 1 लीटर वाटर में NaOH के आपने कितने ग्राम डिसॉल्व किए? बोलो 10 ग्राम। अब मैं इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, इस 1 लीटर वाटर में आपने NaOH के कितने मोल डाले? कितना वेट डाले? 10 ग्राम। अरे 10 तो मैंने नाप तोल के डाला ना भाई। कितना वेट डाले? फिर मैं इसी में पूछ रहा हूं, थोड़ा बदल दिया क्वेश्चन, कितना मोल डाले? तो बेटा डिजायरेबल वेट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट, यह है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला। नंबर ऑफ डिजायरेबल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इजिकल टू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को बेटा स्मॉल n से शो करते हैं। स्मॉल n, इस फार्मूले में मैंने पूछा कि NaOH का आपने कितना वेट डाले, तो आंसर 10 ग्राम। फिर मैंने इसी एक्सपेरिमेंट में पूछा कि कितना मोल डाले, तो डिजायरेबल वेट में किसको डिवाइड कर दो? मॉलिक्यूलर वेट। डिजायरेबल वेट कितना है बेटा? 10 अपॉन 40। 10 मीन्स W, डिजायरेबल वेट, और 40 क्या है बेटा? MW। MW मीन्स मॉलिक्यूलर वेट। तो W अपॉन MW इजिकल टू क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल। ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, और नंबर ऑफ मोल को समझना है, 1-2 एग्जांपल से समझना है, ठीक है, ध्यान दो इधर बेटा। HCl में हाइड्रोजन का वेट कितना है और क्लोरीन का है बेटा 35.5। ये सब वेट आपको कहाँ मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल में। तो टोटल HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? अगर मेरे पास 2 ग्राम HCl है, मैंने बोला कि मेरे पास 2 ग्राम क्या है बेटा, लेकिन आपने मुझसे पूछे कि सर आपके पास कितना मोल HCl है, तो कैसा करूंगा? 2/36.5। शाबाश, आ गया मोल समझ में? डिजायरेबल वेट अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। आ रहा है बेटा समझ में? तो एक्टिव मास लॉ पढ़ने के पहले आपको क्या जानना जरूरी है? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास के बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन मोल पर लीटर। पर लीटर तो पता है, लेकिन मोल का पता नहीं था। आए तो मोल समझ में आ गया। मोल का फार्मूला W अपॉन
ये डब्ल्यू कौन सा वेट है जो मैं यूज कर रहा हूं? NaOH का 2 ग्राम, NaOH का 10 ग्राम, किसी भाई हो तो डिजायरेबल है ना बेटा, और ये तो फिक्स है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये डेफिनेशन लिखा आपने। अब बेटा इस डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज कर रहा हूं। किसकी डेफिनेशन? एक्टिव मास। काय में चेंज कर रहा हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन इजिकल टू कॉल्ड एक्टिव मास। तो बेटा फार्मूले में चेंज कर रहा हूं। एक्टिव मास इजिकल टू मोल क्या है? मोल को किससे शो कर रहा हूं? एन से। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ किसमें? इन वी। वी इजिकल टू कितना? 1 लीटर। ये एक्टिव मास का शॉर्टकट फार्मूला। चलो डेफिनेशन के फार्मूले लिखो। यानी क्या है बोलो? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। आगे बेटा समझ में? N/V नंबर ऑफ मोल इन, नंबर ऑफ मोल इन V इक्वल टू पर लीटर। नंबर ऑफ मोल इन V इक्वल टू कॉल्ड, इधर ध्यान दे छोटे, इधर देख, प्रज्वल, डहरवाल, उज्जवल है क्या कोई यहाँ? उज्जवल डहरवाल नाम का लड़का? हाँ तो इधर देखना, मैं तो तुक्का मारा था। अब ध्यान दे बेटा, एन इजिकल टू, अब भी बताया मैंने, यानी क्या है बेटा? W अपॉन, व्हाट इज द W? वेट, डिजायरेबल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा एन का वैल्यू मैं एक्टिव मास के फार्मूले में रख दूं, तो एक्टिव मास इजिकल टू एन इजिकल टू क्या? WB अपॉन MW इंटू V। ये किसका आ गया बेटा फार्मूला? एक्टिव मास का न्यूमेरिकल फार्मूला है ये। एन का फार्मूला क्या है? या विकास करके लिख दो, एन इजिकल टू W अपॉन MW। एक्टिव मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, किसमें? इन पर लीटर। तो एन अपॉन V इक्वल टू 1 लीटर। डेफिनेशन को फार्मूले में चेंज किया। अब एन का फार्मूला क्या है बेटा? W अपॉन MW, एक्टिव मास। बेटा अगर आप एक्टिव मास नहीं लिखना चाहते केमिस्ट्री में, हेलो, आप एक्टिव मास ऐसा टर्म नहीं लिखना चाहते तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना। किसका बेटा? ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास को इंडिकेट करता है। तो एक्टिव मास इज इक्वल टू W अपॉन MW इंटू V। आ रहा है समझ में? स्क्वायर ब्रैकेट जो है बेटा वो किसका इंडिकेशन है? एक्टिव मास। आ रहा है समझ में? क्लियर है? किसका फार्मूला हमने डेरिवेट किया बेटा? आप छोटे से न्यूमेरिकल लिखो। चलो चलो चलो, एक न्यूमेरिकल करो इस फार्मूले से। बेटा 2 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन, अच्छे क्वेश्चन है ये, 2 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल। 2 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन 2 लीटर वेसल। What is the active mass of ammonia? What is the active mass of ammonia? तो बेटा एक्टिव मास का फार्मूला अभी बताया मैंने, W अपॉन MW इंटू V। समझ में आ रहा है बेटा? ओके। अब ये 2 ग्राम क्या है? W की वैल्यू है, डिजायरेबल वेट है। अरे 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम कुछ भी बोल सकता है ना वो। तो 2, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट आपको काउंट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन कितना बेटा 14, और 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 3, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है ना, इजिकल टू क्या हुआ बेटा 70। तो 2/17, और V की वैल्यू कितना दिया है 2 लीटर दिया है रे। चलिए आंसर दीजिए, 2/34, 1/17। आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 1/17। उसको चाहे तो आगे पॉइंट में आंसर आएगा उसका, हम दे सकते हैं। मोल पर लीटर यूनिट। इज दैट क्लियर? चलो 10 ग्राम, अगला क्वेश्चन। 10 ग्राम CO2, 10 ग्राम CO2, पहले एक्टिव मास के क्वेश्चन करो, फिर एक्टिव मास ला पढ़ेंगे। आए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक्टिव मास क्या है? किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को काउंट करने का स्केल है इन मोल पर लीटर। मोल क्या है समझ में आया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। 10 ग्राम CO2 फिल इन भरी होती है। 10 ग्राम CO2 फिल इन 1.5 लीटर वेसल। टेन ग्राम CO2 fill in 1.5 liter vessel. What is the active mass of CO2? तो एक्टिव मास का फार्मूला बोलो बेटा, W अपॉन MW इंटू V। W की वैल्यू कितनी है बेटा 10, डिजायरेबल। MW CO2 का देख लो, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, सेकेंड भी 16, कितना हुआ 44 हो गया। तो 44 क्या है? CO2 का क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। 10 अपॉन 44 इंटू 1.5। चलो जो भी आए उसका आंसर, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन आपकी प्रॉब्लम है, जल्दी करो। $44, यस। जल्दी बोलिए। फाइव, ठीक है।